सुबह का समय था और आरना आज रोजाना के मुकाबले काफी जल्दी उठ गई थी। रेहान हमेशा की तरह अपनी रूटीन के मुताबिक पहले ही जिम जा चुका था। आरना सीधे वॉशरूम में आई और शावर के नीचे खड़ी हो गई। शावर की ठंडी बूंदें लगातार उस पर गिर रही थीं और वह बड़े ही हल्के हाथों से अपनी पूरी बॉडी को सहला रही थी। शावर लेते टाइम आरना को अक्सर नए और अच्छे अच्छे आइडियाज भी आते थे। पानी की इन गिरती बूंदों के बीच उसके दिमाग में रेहान की रात में की गई बातों का ख्याल आया और उसके गाल हल्के से लाल हो गए। शावर लेने के बाद वह एक खूबसूरत ऑरेंज कलर की साड़ी पहनकर रेडी हो गई। तैयार होने के बाद वह बेड पर बैठकर अपने फोन में डोरेमोन कार्टून देखते हुए खाना खा रही थी। वह पूरी तरह उस कार्टून की दुनिया में खोई हुई थी कि तभी रेहान जिम से वर्कआउट खत्म करके पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ रूम में एंटर हुआ। वह अपने हाथ में थामे टॉवल से अपने पसीने को पोंछते हुए आगे बढ़ रहा था कि अचानक उसकी नजर आरना पर पड़ी। आरना को देखते ही रेहान की भौहें सिकुड़ गईं। जैसे ही आरना को कमरे में रेहान की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने बिना एक पल गवाए हड़बड़ाहट में अपने फोन में चल रहे कार्टून को पॉज करके तुरंत फोन की स्क्रीन पर कुछ और खोल लिया। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। वह मन ही मन यही सोच रही थी कि कहीं यह राक्षस यह ना देख ले कि वह इतनी बड़ी होने के बाद भी बच्चों की तरह कार्टून देखती है। लेकिन रेहान की उन शार्प नजरों ने आरना की इस चालाकी को पहले ही नोटिस कर लिया था। रेहान इस वक्त उसे देखकर अंदर ही अंदर हैरान था कि वह इतनी सुबह खाना खा रही है, क्योंकि इस वक्त सुबह के महज 6 बज रहे थे। रेहान इस बात से भी बेहद हैरान था कि वह आज इतनी सुबह ही पूरी तरह से रेडी भी हो चुकी है। लेकिन हमेशा की तरह उसने कुछ नहीं कहा और अपने उसी कड़क और तेज कदमों से चलता हुआ सीधे वॉशरूम में चला गया। आरना ने रेहान के वॉशरूम में जाते ही राहत की सांस ली, अपने फोन में वापस कार्टून शुरू किया और खाना खत्म करने लगी। कुछ ही देर बाद जब उसका पेट पूरी तरह भर गया तो उसने अपनी प्लेट साइड में रख दी। लगभग 20 मिनट बाद रेहान क्लोजेट से बाहर निकलते हुए अपनी शर्ट के बटन लगा रहा था। आरना सोफे पर बैठी अपने फोन में पूरी तरह बिजी थी। दरअसल इस समय वह अपना इंस्टा अकाउंट चेक कर रही थी, लेकिन स्क्रॉल करते करते वह अनजाने में सीधे रेहान सिंघानिया की प्रोफाइल पर चली गई। रेहान का अकाउंट पब्लिक था। उसने बस अपनी एक ऑफिशियल प्रोफाइल आईडी बनाकर रखी हुई थी। आरना ने जैसे ही उसकी आईडी पर फॉलोअर्स की संख्या देखी, उसके होश उड़ गए। रेहान को इंस्टाग्राम पर लाखों नहीं बल्कि मिलियंस में लोगों ने फॉलो किया हुआ था। लेकिन जब आरना ने उसकी फॉलोइंग चेक की तो रेहान ने किसी एक सिंगल पर्सन को भी फॉलो नहीं किया था। उसका इतना सिंपल और वीआईपी अकाउंट देखकर आरना हैरान रह गई और उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल गए। रेडी होते हुए रेहान ड्रेसिंग टेबल के बड़े से मिरर के रिफ्लेक्शन से आरना के चेहरे पर बदलते हुए इन सारे भावों को बहुत बारीकी से नोटिस कर रहा था। कुछ ही देर में आरना और रेहान सिंघानिया एम्पायर के लिए मिशन से निकल जाते हैं। इस वक्त दोनों कार की पिछली सीट पर बैठे हुए थे। रेहान अपने पॉकेट से फोन निकालकर जैसे ही ऑन करता है, तभी उसके फोन एथर X9 पर एक वाइब्रेशन हुई और उसे एक नया नोटिफिकेशन आया। हालांकि रेहान अपने बिजनेस की वजह से हमेशा अपने फोन के नोटिफिकेशन ऑन ही रखता था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर पॉपअप हुए नोटिफिकेशन पर पड़ी, जिसमें आरना की फोटो वाला छोटा सा आइकन दिख रहा था, उसने तुरंत स्क्रीन को टच करके उसे ओपन किया। उसे देखते ही पता चला कि आरना ने उसकी प्रोफाइल चेक की है। रेहान को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि सुबह सुबह आरना उसी की आईडी को देखते हुए अपने अजीब अजीब से चेहरे के एक्सप्रेशंस बना रही थी। रेहान के फोन का सिक्योरिटी सिस्टम काफी एडवांस था, जिसके जरिए वह अपनी प्रोफाइल पर आने वाले हर सीक्रेट विजिटर को ट्रैक कर सकता था। रेहान ने तुरंत अपने फोन से आरना की आईडी ओपन की। उसने देखा कि आरना के अकाउंट पर उसकी काफी सारी खूबसूरत तस्वीरें अपलोड की गई थीं। लेकिन रेहान को यह बात समझने में बिल्कुल समय नहीं लगा कि यह सारा काम उसकी बहन श्रेया का ही है, क्योंकि वह अपने भाई बहन के लिखने के तरीके और उनके डिस्क्रिप्शन के स्टाइल को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वह आरना की प्रोफाइल पर उसकी एक एक फोटो को जूम करके काफी करीब से देखने लगा, लेकिन उसके चेहरे के सख्त और गंभीर भावों को देखकर समझ पाना मुश्किल था कि यह खूंखार बिजनेसमैन इस वक्त अपने फोन में अपनी ही पत्नी की तस्वीरें निहार रहा है, जबकि वो उसके बगल में ही बैठी थी। आरना की तस्वीरों को देखने के बाद रेहान ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने फोन से आरना की आईडी को फॉलो कर दिया। आरना इस सब से पूरी तरह बेखबर कार की खिड़की के शीशे से अपना सिर टिकाकर बाहर गुजरते रास्तों को देख रही थी।
तभी अचानक कार का बैलेंस बुरी तरह बिगड़ गया। कार को एक जबरदस्त झटका लगा, जिससे आरना अपनी सीट से बुरी तरह सरकती हुई सीधे रेहान से जा टकराई। रेहान ने फुर्ती से पलक झपकते ही आरना को होल्ड कर लिया। आरना को सुरक्षित पकड़ते ही रेहान का गुस्सा भड़क गया। उसने कार के ड्राइवर पर बुरी तरह चिल्लाते हुए कड़क आवाज में कहा, ये किस तरह से कार चला रहे हो तुम? दिमाग ठिकाने है या कार चलानी बिल्कुल नहीं आती? रेहान की गुस्से से भरी आवाज सुनकर ड्राइवर का चेहरा फक पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। रेहान का ओरा ही कुछ ऐसा था कि लोग उसकी मौजूदगी में संभल कर सांस लेते थे। ड्राइवर ने घबराते हुए बोला, आई एम सो सॉरी सर। वो अचानक सामने सड़क पर एक बहुत बड़ा पत्थर आ गया था, जिसकी वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। रेहान इस वक्त काफी गुस्से में था, क्योंकि अगर कार लेफ्ट मुड़ने की बजाय राइट मुड़ जाती तो आरना को चोट लग सकती थी। यही सोचकर उसका गुस्सा बढ़ गया था। उसने ड्राइवर की सफाई को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपनी गोद की तरफ देखा। आरना इस वक्त डर के मारे रेहान की मजबूत गोद में ही सिमटी हुई थी और उसने खौफ के मारे अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। रेहान उसकी उस मासूमियत को देखकर कुछ पलों के लिए उसी में कहीं खोसा गया। तभी उसकी गहरी नजरें आरना की घनी और एक जगह स्थिर हो चुकी पलकों पर जाकर टिक गईं। डर की वजह से आरना ने अपनी पलकों को बुरी तरह भींच रखा था और इस शांत कार के भीतर उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। कार के उस साइलेंट माहौल में रेहान को अपने इतने करीब आई आरना के जिस्म की मीठी खुशबू साफ साफ महसूस हो रही थी, जो सीधे उसके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा रही थी। तभी अचानक आरना ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जैसे ही उसने अपनी आंखें उठाईं, उसकी नजरें सीधे रेहान की उन गहरी और सुलगती हुई नजरों से जा टकराईं। इस बेहद ऑकवर्ड सिचुएशन को महसूस करते ही आरना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपनी कलाई को छुड़ाने के लिए उसकी गोद में हल्का सा कसम साकर तुरंत साइड होने लगी और अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गई। आरना को इस तरह बेचैन और हांफते देख रेहान ने तुरंत ड्राइवर से कार को थोड़ा धीरे चलाने के निर्देश दिए। इसके बाद उसने बिना कोई बात बढ़ाए साइड कंपार्टमेंट से एक पानी की बोतल निकाली और उसे आरना की तरफ बढ़ा दिया। आरना, जो इस वक्त अपने अंदर के डर से जूझ रही थी, मन ही मन कुछ ना कुछ सोचे जा रही थी। उसने झट से रेहान के हाथ से पानी की बोतल ले ली और ढक्कन खोलकर पीने लगी। दरअसल इस वक्त आरना को सचमुच बहुत तेज प्यास लग रही थी। रेहान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर तुरंत समझ गया था कि आरना को इस वक्त पानी की जरूरत है। आरना पानी पीते हुए बस यही सोचती रह गई कि इस राक्षस को फिर से कैसे पता चला कि उसे क्या चाहिए। वह उसकी खामोशी को इतनी आसानी से कैसे पर लेता है। सिंघानिया एम्पायर। आरना अपने केबिन में थी, जहां वह लगातार चक्कर काट रही थी। उसके मन में घबराहट और बेचैनी का एक सैलाब उमड़ रहा था। वह इस बात से बहुत डरी हुई थी कि आते समय तो वह रेहान के साथ उसकी प्राइवेट लिफ्ट से आ गई थी, लेकिन अगर उसे वापस मिशन जाना हुआ तो रेहान का शेड्यूल तो हमेशा अलग अलग होता है। ऐसे में उसे नॉर्मल लिफ्ट से जाना पड़ेगा, जहां लोगों की नजरों को अपने ऊपर महसूस करके वह एंग्जाइटी और नर्वसनेस से भर जाती थी। उसे सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर गलती से भी उसका सामना आदर्श से हो गया तो क्या होगा। वह किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी। इसी डर से बचने के लिए उसने आज सुबह ही जल्दी उठकर खाना खा लिया था, ताकि उसे इस फ्लोर से कैंटीन एरिया न जाना पड़े। फिलहाल यही एक तरीका था जिससे वह आदर्श से बच सकती थी। उसकी आंखों में इस वक्त डर के साथ हल्की हल्की नमी थी। वह अपने सीने को हल्के हल्के हाथों से सहला रही थी, क्योंकि उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना रेहान से पहले ही बोल देना चाहिए कि वह घर जाते समय भी उसी के साथ जाएगी। वह एक पल के लिए रेहान के उस खतरनाक और डरावने ऑरा को तो झेल सकती है, लेकिन आदर्श की अपने जिस्म पर पड़ती उन गंदी और हवस भरी नजरों को वह एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुछ देर बाद आरना ने आखिरकार अपना मन पक्का कर लिया और फैसला ले लिया कि वह इस बारे में रेहान से सीधे बात करेगी। वह भारी मन से चलकर उसके केबिन के बाहर पहुंची और नर्वस होते हुए दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से रेहान की भारी आवाज आई, जिसने उसे अंदर आने के लिए कहा। आरना ने एक गहरी सांस ली, अपनी साड़ी के पल्लू को अपनी उंगलियों में कसकर पकड़ा और केबिन के भीतर दाखिल हुई। रेहान हमेशा की तरह अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर बिजी था, काम में पूरी तरह डूबा हुआ था। लेकिन उसने जैसे ही आरना को अंदर आते देखा,
उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। उसने लैपटॉप से अपनी नजरें हटाईं। आरना इससे पहले कि अपनी तरफ से कुछ कह पाती, रेहान ने अपनी गहरी नजरों से उसे देखते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया। आरना अपने सिर को नीचे झुकाए हुए बेहद धीमे और हल्के हल्के कदमों से चलकर उसकी बड़ी सी ग्लास टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। तभी कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई रेहान की कड़क और रोबदार आवाज गूंजी, क्या हुआ है, मिस आरना? रेहान का इस वक्त यह पूछना और उसका जो टोन था, उसे सुनकर आरना को अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। उसे इस वक्त रेहान सिंघानिया कोई कड़क बॉस नहीं, बल्कि एक डॉक्टर लग रहा था जो उससे उसकी बीमारी पूछ रहा हो कि उसे क्या परेशानी हो रही है। रेहान के उस कड़कपन में कहे शब्दों को महसूस करके आरना ने अपने दिमाग में उसे एक डॉक्टर ही इमेजिन कर लिया। और इसी अजीब सी सोच और हड़बड़ाहट के चक्कर में आरना के मुंह से अचानक अनजाने में निकल गया। वह बिना सोचे समझे सीधे बोल पड़ी, घबराहट और बेचैनी। जैसे ही रेहान के कानों में आरना के ये अजीब से शब्द पड़े, वह पूरी तरह आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि आरना उससे यह कहेगी। जैसे ही आरना को यह एहसास हुआ कि उसने जल्दबाजी और घबराहट में गलती से रेहान के सामने क्या कह दिया है, वह बुरी तरह चौंक गई। शर्म और पछतावे के मारे वह तुरंत अपने ही होठों को अपने दांतों तले दबाकर चबाने लगी कि आखिर उसने यह क्या बकवास कर दी। रेहान ने जैसे ही आरना को इस तरह अपने ही होठों को चबाते हुए देखा, वह तुरंत अपनी मास्टर चेयर से उठकर खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और आरना का हाथ पकड़कर उसे सीधा सोफे की तरफ ले गया। वह खुद सोफे पर बैठा और एक झटके में आरना को अपनी गोद में सीधा बैठाकर खींचकर अपने चौड़े सीने से लगा लिया। आरना रेहान के इस अचानक और बिना वार्निंग के किए गए एक्शन से पूरी तरह हैरान रह गई। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए सन्न हो गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतने कड़े और पजेसिव टच के बाद आरना को रेहान के इस स्पर्श से कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं आ रही थी। इनफैक्ट उसे इस वक्त रेहान की उन मजबूत बाहों के गहरे साए में एक अजीब और अनजाना सा सुकून मिल रहा था। तभी रेहान ने आरना के कांपते बदन को महसूस किया। उसने अपनी भारी लेकिन बेहद शांत आवाज में आरना की बैक पर अपने बड़े और गर्म हाथों को बहुत ही हल्के से फेरते हुए उसे सहलाया और कहा, टेक अ डीप ब्रेथ। आरना इस वक्त पूरी तरह रेहान के ब्रॉड चेस्ट की गर्माहट में खोई हुई थी, इसलिए उसने बिना कोई विरोध किए चुपचाप उसकी बातों को फॉलो किया। उसने एक गहरी सांस ली। इस वक्त उसका एक नाजुक हाथ रेहान के मजबूत कंधे पर टिका हुआ था और उसने अपना पूरा सिर रेहान के धड़कते हुए सीने पर टिका रखा था। रेहान की बाहों के उस महफूज घेरे में उसे एक अलग सा ही, दुनिया से परे सुकून मिल रहा था। कुछ ही मिनटों के भीतर आरना ने बहुत गहराई से महसूस किया कि उसके दिल की बढ़ती धड़कनें शांत हो चुकी है और जो घबराहट और बेचैनी उसे पिछले कई घंटों से तड़पा रही थी, वह धीरे धीरे कम हो गई है। वह अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। जैसे ही उसे अपनी बॉडी और माइंड में यह बदलाव महसूस हुआ, वह अपने दिमाग में गहरी सोच में पड़ गई। वह रेहान के सीने से सिर टिकाए हुए ही मन सोचने लगी, आखिर इस खूंखार राक्षस के पास ऐसी कौन सी मैजिकल पावर है जो मेरे पास नहीं है। अचानक से मेरी घबराहट दूर कैसे हो गई। आरना इन्हीं उलझे हुए ख्यालों के भंवर में फंसी रेहान के दिल की बढ़ती धड़कनों को शांत होकर सुन रही थी। शर्म और पछतावे के मारे वह तुरंत अपने ही होठों को अपने दांतों तले दबाकर चबाने लगी कि आखिर उसने यह क्या बकवास कर दी। रेहान ने जैसे ही आरना को इस तरह अपने ही होठों को चबाते हुए देखा, वह तुरंत अपनी मास्टर चेयर से उठकर खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और आरना का हाथ पकड़कर उसे सीधा सोफे की तरफ ले गया। वह खुद सोफे पर बैठा और एक झटके में आरना को अपनी गोद में सीधा बैठाकर खींचकर अपने चौड़े सीने से लगा लिया। आरना रेहान के इस अचानक और बिना वार्निंग के किए गए एक्शन से पूरी तरह हैरान रह गई। उसका दिमाग एक सेकंड के लिए सन्न हो गया। लेकिन हैरत की बात यह थी कि इतने कड़े और पजेसिव टच के बाद आरना को रेहान के इस स्पर्श से कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं आ रही थी। इनफैक्ट उसे इस वक्त रेहान की उन मजबूत बाहों के गहरे साए में एक अजीब और अनजाना सा सुकून मिल रहा था। तभी रेहान ने आरना के कांपते बदन को महसूस किया। उसने अपनी भारी लेकिन बेहद शांत आवाज में आरना की बैक पर अपने बड़े और गर्म हाथों को बहुत ही हल्के से फेरते हुए उसे सहलाया और कहा, टेक अ डीप ब्रेथ। आरना इस वक्त पूरी तरह रेहान के ब्रॉड चेस्ट की गर्माहट में खोई हुई थी, इसलिए उसने बिना कोई विरोध किए चुपचाप उसकी बातों को फॉलो किया। उसने एक गहरी सांस ली। इस वक्त उसका एक नाजुक हाथ रेहान के मजबूत कंधे पर टिका हुआ था और उसने अपना पूरा सिर रेहान के धड़कते हुए सीने पर टिका रखा था।
रेहान की बाहों के उस महफूज घेरे में उसे एक अलग सा ही दुनिया से परे सुकून मिल रहा था। कुछ ही मिनटों के भीतर आरना ने बहुत गहराई से महसूस किया कि उसके दिल की बढ़ती धड़कनें शांत हो चुकी है, और जो घबराहट और बेचैनी उसे पिछले कई घंटों से तड़पा रही थी, वह धीरे धीरे कम हो गई है। वह अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। जैसे ही उसे अपनी बॉडी और माइंड में यह बदलाव महसूस हुआ, वह अपने दिमाग में गहरी सोच में पड़ गई। वह रेहान के सीने से सिर टिकाए हुए ही मन सोचने लगी, आखिर इस खूंखार राक्षस के पास ऐसी कौन सी मैजिकल पावर है जो मेरे पास नहीं है। अचानक से मेरी घबराहट दूर कैसे हो गई। आरना इन्हीं उलझे हुए ख्यालों के भंवर में फंसी रेहान के दिल की बढ़ती धड़कनों को शांत होकर सुन रही थी। दरअसल रेहान आरना के चेहरे को देखकर बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि उसके साथ असल में क्या प्रॉब्लम हो रही है। आरना अगर ना भी बताती तो भी उसे पहले ही पता चल चुका था। कुछ देर बाद कमरे के उस गहरे सन्नाटे के बीच रेहान अपनी बेहद शांत और भारी आवाज में उससे कहता है, मिस आरना, नाव यू आर फाइन। हालांकि रेहान उसे अपनी बाहों के घेरे से आजाद नहीं करना चाहता था। उसका दिल कर रहा था कि वह आरना को यूं ही अपने सीने से सटाकर रखे, लेकिन इस वक्त प्रोफेशनल माहौल के कारण ऐसा करना ठीक नहीं था। रेहान की आवाज सुनते ही आरना जैसे किसी सम्मोहन से जागी। वह तुरंत उसकी बाहों से अलग होकर सीधी खड़ी हो गई, बिना कुछ बोले झटके से पलटी और केबिन के दरवाजे की तरफ जाने लगती है। आरना अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी पीछे से रेहान की कड़क और रोबदार आवाज गूंजी, मैंने अभी तुम्हें यहां से जाने के लिए नहीं कहा। रेहान का वह हुक्म सुनते ही आरना के बढ़ते कदम वही ठिठक गए। उसने घबराकर पीछे पलटकर देखा और न चाहते हुए भी दबे कदमों से वापस चलकर उसके पास आती है और उसके सामने चुपचाप खड़ी हो जाती है। तभी रेहान खड़ा होकर आरना के करीब आने लगता है। दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। आरना इस वक्त डर और शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुकाए खड़ी थी। रेहान ने पलक झपकते ही अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और हक से उसकी पतली कमर में हाथ डालते हुए उसे खींचकर अपने बेहद करीब कर लिया। आरना की सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। रेहान ने उसकी आंखों में अपनी गहरी निगाहें टिकाईं और बेहद मध्यम लहजे में कहा, मिस आरना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ देना चाहिए? आखिर मैंने तुम्हें नॉर्मल करने के लिए इतनी मेहनत जो की है। रेहान की यह बात सुनकर आरना ने अचरज से अपनी नजरें ऊपर उठाईं और सीधे उसकी आंखों में देखा। वह अपने कांपते होठों और हल्के हल्के बुदबुदाते हुए शब्दों से कहती है, क्या चाहिए आपको? आरना यह बोलते हुए मन ही मन सोचने लगती है कि उसके पास भला ऐसा क्या है जो वह इस राक्षस को दे सके। यहां तक कि इस वक्त उसके पर्स में इतने पैसे भी नहीं थे कि वह उसे एक डॉक्टर की फीस के तौर पर थमा सके। वह अपनी इस बेबसी पर सोच ही रही थी कि तभी रेहान थोड़ा और नीचे झुका और आरना के कान के बिल्कुल पास अपनी गर्म सांसें लाते हुए बेहद धीमी और शरारती आवाज में कुछ खास बात कहता है। रेहान की वह डिमांड सुनते ही आरना की आंखें पूरी तरह शौक से बड़ी बड़ी हो जाती है। वह हड़बड़ाकर पीछे हटने की कोशिश करती है और लड़खड़ाती जुबान से कहती है, मिस्टर सिंघानिया, वो मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। मैं अभी आई। वह बिना रेहान के अगले आदेश का इंतजार किए अपनी साड़ी को संभालते हुए झट से उसके केबिन से बाहर निकल जाती है, मानो पीछे कोई भूत लगा हो। आरना के इस तरह भागने पर रेहान के हमेशा सीरियस रहने वाले चेहरे पर एक बेहद हल्की और अट्रैक्टिव सी स्माइल आ जाती है। वह उसकी इस मासूमियत को देखकर अपनी चेयर पर वापस बैठ जाता है। दूसरी तरफ आरना कॉरिडोर में तेज कदमों से भागते हुए गहरी सांसें ले रही थी। वह उसकी उस बात को सोचकर बुरी तरह हैरान थी कि रेहान सिंघानिया जैसा कड़क इंसान उससे इस तरह एक किस की डिमांड कर रहा था। रेहान के शब्द इस वक्त आरना के पूरे बदन में एक अनजानी सी सिहरन और कंपकंपी पैदा कर रहे थे, और वह अपने केबिन की तरफ भागते हुए बस अपने ही लाल होते गालों को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। केबिन का दरवाजा बंद करते ही आरना हांफते हुए अपनी डेस्क के सहारे टिक गई। उसके गाल अभी भी रेहान की उस नजदीकी और उसकी डिमांड की वजह से पूरी तरह लाल थे। जैसे ही उसके दिल की धड़कन थोड़ी नॉर्मल हुई, अचानक उसे कुछ याद आया। उसने अपना हाथ अपने माथे पर मारा और मन ही मन बड़बड़ाई, अरे नहीं, मैं जिस जरूरी काम के लिए मिस्टर सिंघानिया के केबिन में गई थी, वो काम तो हुआ ही नहीं। वह अपनी इस भारी भूल पर खुद को ही कोसने लगी। कमरे में चक्कर काटते हुए उसने गुस्से में कहा, इस सब में सारी गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी ही है।
न जाने मैंने आज उस खूंखार इंसान के सामने अपने मुंह से घबराहट और बेचैनी जैसे शब्द क्यों कह दिए। मुझे क्या हो गया था आखिर। आरना ने एक गहरी सांस ली और अपनी साड़ी के पल्लू को उंगलियों में समेटते हुए थोड़ा शांत होने की कोशिश की। जल्द ही उसने अपने दिमाग के ख्यालों को झटका। उसे अच्छी तरह पता था कि ऑफिस का समय खत्म होने से पहले उसे इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना ही होगा। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, अपने बैग को सही से डेस्क पर रखा और खुद से दृढ़ता से कहा, खैर, जो हुआ सो हुआ। मुझे फिलहाल इस उलझन से बाहर निकलकर कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। मैं इस तरह डरकर हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। उसने एक लंबा रीटेक लिया और फैसला करते हुए सोचा कि वह दोबारा उसके केबिन में नहीं जाएगी, बल्कि कुछ देर बाद उससे बात करेगी। दूसरी तरफ शहर के एक लग्जूरियस होटल के एक बंद कमरे से किसी लड़की के बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाजें आ रही थीं। वह लड़की लगाकर रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज नहीं, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, प्लीज। लेकिन सामने खड़ा वह शख्स पूरी तरह वहशी बन चुका था। वह उस लड़की की मर्जी के खिलाफ उसके साथ जबरदस्ती इंटीमेट हो रहा था और उसकी बॉडी में बुरी तरह एंटर करते हुए क्रूरता से मूवमेंट कर रहा था। वह लड़की लगातार कई घंटों से उस हैवान के नीचे तड़प रही थी, पर उस शख्स की आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हवस भरी हुई थी। उसने उस लड़की के पूरे बदन को बुरी तरह से नोच डाला था। दरिंदगी की हदें पार करने के कारण उस लड़की के पूरे शरीर पर दांतों से काटे जाने के गहरे और दर्दनाक निशान उभर आए थे। अब उस लड़की की हालत ऐसी बिल्कुल नहीं बची थी कि वह कुछ बोल भी पाए। उस आदमी ने उसके बदन के हर एक हिस्से को बेरहमी से नोच दिया था और लगातार उसमें समाये जा रहा था, मानो उसकी हवस की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही हो। कुछ देर बाद असहनीय दर्द से कराहते हुए वह लड़की आखिरकार बिस्तर पर ही बेहोश हो जाती है। उस लड़की को बेसुध पड़ा देख वह आदमी दरिंदगी भरी सांसें छोड़ता है और अपने कपड़ों को ठीक करते हुए मन ही मन घिनौने अंदाज में बुदबुदाता है, आरना, तुम्हारी हालत तो मैं इस लड़की से भी बदतर करूंगा। कितना मजा आएगा तुम्हारे उस बेहद खूबसूरत जिस्म के साथ खेलने में। और इसी खौफनाक इरादे के साथ उस वहशी शख्स की एक डरावनी और गूंजती हुई हंसी पूरे बंद कमरे के सन्नाटे को चीर देती है। दूसरी तरफ उसी शहर के रेस्टोरेंट में माया अपनी सहेलियों के साथ बैठी हुई थी। टेबल पर खानपान के साथ साथ काफी बातें और हंसी मजाक का दौर चल रहा था। तभी माया की एक सहेली ने शरारत से कोहनी मारते हुए उससे पूछा, और सुना शनाया, तेरी शादी कब हो रही है? द मोस्ट हैंडसम बैचलर रेहान सिंघानिया से। उसकी बात खत्म होते ही वहां बैठी दूसरी दोस्त भी चहकते हुए बोल पड़ी, हाँ यार शनाया, रेहान सिंघानिया है ही इतना हैंडसम और डैशिंग की हर लड़की उससे शादी करने के सपने देखती है। तू वाकई बहुत लकी है। अपनी सहेली के मुंह से यह बात सुनते ही माया के चेहरे के भाव सख्त हो गए और उसकी आंखों में जलन की आग भड़क उठी। उसने गुस्से में झटके से आगे बढ़कर टीना का हाथ जोर से पकड़ा और भींचते हुए कड़े लहजे में कहा, टीना, आज तो तुमने अपने मुंह से यह बात बोल दी, लेकिन आज के बाद दोबारा कभी मत बोलना। रेहान सिर्फ और सिर्फ मेरा है और किसी भी हद तक जाकर वो मेरा ही रहेगा। मेरे होते हुए इस दुनिया की कोई भी लड़की उसे अपना बनाने की सोच भी नहीं सकती, समझी तुम? शनाया का यह रूप देखकर उसकी सारी सहेलियां सन्न रह गईं। माया गुस्से में अपनी चेयर से उठी, टेबल से झटके से अपना पर्स उठाया और बिना किसी से कुछ कहे सीधे रेस्टोरेंट से बाहर आ गई। वह तमतमाते चेहरे के साथ अपनी कार में बैठी, दरवाजा बंद किया और स्टीयरिंग पर हाथ मारकर तुरंत अपने फोन से किसी को कॉल मिलाया। जैसे ही सामने वाले ने फोन उठाया, माया ने नफरत भरी आवाज में कहा, अभी तक तो आप बहुत हवा में उड़ रही थीं, अब क्या हुआ? उस आरना को रेहान की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करने का आपका कोई प्लान अब तक काम भी आया है? सच तो यह है कि आपसे कुछ नहीं होने वाला, हर बार वो लड़की किसी न किसी तरह बच जाती है। लेकिन इस बार मैंने खुद जो खतरनाक जाल बुना है, उससे वो किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगी। एक तीर से दो शिकार होंगे। इससे आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी। यह कहते ही माया की एक शातिर और खतरनाक हंसी पूरी कार के भीतर गूंज उठी। उसने बिना सामने वाले का जवाब सुने झटके से कॉल कट कर दिया और कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। इसी तरह वक्त बीतता गया और शाम हो जाती है। ऑफिस में काम करते हुए आरना का दिमाग दोपहर की उन्हीं बातों में उलझा था।
वह जैसे ही रेहान के केबिन में अपनी बात कहने के लिए अपने केबिन से बाहर निकलती है तो वह देखती है कि बाहर का पूरा कॉरिडोर काफी शांत हो चुका है। वह सहमे हुए कदमों से रेहान के मास्टर केबिन की तरफ बढ़ती है। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने नर्वस होते हुए नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया। उसने 2-3 बार और कोशिश की, पर केबिन के भीतर पूरी खामोशी थी। आरना परेशान खड़ी ही थी कि तभी उसे सामने से नील आता हुआ दिखाई दिया। नील को अपने पास आता देख आरना के सहमे हुए चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की मुस्कान आई। लेकिन नील ने जैसे ही आरना को देखा, उसने पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दिया और अपना चेहरा घुमाकर सीधे रेहान के केबिन की तरफ बढ़ने लगा। नील को इस तरह बेरुखी दिखाते देख आरना ने आगे बढ़कर उसे रोका और हिचकिचाते हुए कहा, मिस्टर नील, प्लीज रुकिए। क्या आप मुझसे उस दिन वाले इंसिडेंट के लिए अब भी नाराज है? यह सुनते ही नील, जो रेहान के केबिन में कुछ जरूरी ऑफिशियल काम के सिलसिले में आया था, वहीं के वहीं रुक गया। उसने अपनी गंभीर निगाहें घुमाईं और आरना की तरफ देखते हुए रूखे अंदाज में कहा, मिस आरना, मैं भला आपसे क्यों नाराज होने लगा? मेरे पास आपसे नाराज होने की ऐसी क्या वजह हो सकती है? नील का यह परायापन देखकर आरना को अंदर से बुरा लगा। उसने अपनी आंखें झुकाईं और बेहद साफ दिल से कहा, मिस्टर नील, प्लीज मुझे उस दिन के थप्पड़ के लिए माफ कर दीजिए। सच्ची, उस दिन मैं अंदर से थोड़ी परेशान थी। मैंने जो कुछ भी किया वो मुझसे अनजाने में हो गया। मेरा आपको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। आरना की यह मासूम और सच्ची माफी सुनकर नील का सख्त चेहरा थोड़ा पिघला। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी तरफ देखा और संजीदगी से बोला, मिस आरना, मुझे लगा था कि मैं आपका एक अच्छा दोस्त हूं। मैं आपसे आपकी परेशानी जानकर उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपने तो सीधे हाथ उठा दिया। खैर, हाँ, मैं नाराज हूं, पर उस थप्पड़ की वजह से नहीं, बल्कि मुझे इस बात से ज्यादा चोट पहुंची है कि आपने अपनी मैरिड लाइफ का इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया। मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आप शादीशुदा है। नील के मुंह से यह बात सुनते ही आरना शौक रह गई। उसकी आंखें बड़ी हो गईं कि आखिर नील को यह सच कैसे पता चला। उसने तुरंत खुद को संभाला और ऑफिस की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए नील को साफ साफ बताते हुए कहा, प्लीज गलत मत समझिए। मैं इस ऑफिस में सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय की हैसियत से आती हूं, किसी की वाइफ बनकर नहीं। इसी प्रोफेशनलिटी के कारण मुझे यह सच सबसे छुपाकर रखना पड़ा, ताकि मेरे काम पर कोई असर न पड़े। आरना की यह बात सुनकर नील कुछ पलों के लिए गहरी सोच में डूब गया। उसके चेहरे पर बदलते हुए अजीब भावों को देखकर आरना अंदर से हैरान थी कि वह क्या सोच रहा है। तभी नील ने अचानक अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई और आरना की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं आपका यह सॉरी एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह रेडी हूं, मिस आरना। लेकिन उसके बदले आपको मेरी एक छोटी सी शर्त माननी होगी। मैं जब कहूंगा तब आपको मेरे साथ बाहर चलकर एक कप कॉफी पीनी होगी। नील की यह कॉफी वाली बात सुनकर आरना एक पल के लिए सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि एक कप कॉफी पीने में भला क्या हर्ज है। इससे नील की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी और उनका वर्किंग रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। उसने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। फिर आरना को अचानक अपना अधूरा काम याद आया। उसने रेहान के बंद केबिन की तरफ इशारा करते हुए पूछा, वैसे क्या सर अंदर अपने केबिन में नहीं है? मैं काफी देर से दरवाजा नॉक कर रही हूं, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा। नील ने अपनी घड़ी देखी और बताया, एक्चुअली बॉस अभी बोर्ड रूम में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बिजी है। आरना के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने नील से तुरंत पूछा, वो कब तक फ्री हो जाएंगे? कुछ अंदाजा है आपको? नील ने अपना सिर हिलाया। फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि मीटिंग काफी लंबी खिंच सकती है। इस बार बाहर के फॉरेन क्लाइंट्स आए हैं, तो शायद देर तक डिस्कशन चले। नील की यह बात सुनते ही आरना का दिल बैठ गया और उसका चेहरा पूरी तरह से निराशा से भर गया। उसकी यह उतरी हुई और हताश शक्ल देखकर नील ने चौंककर पूछा, मिस आरना, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? देखिए, अगर इस बार भी आपने मुझे अपनी परेशानी नहीं बताई, तो मैं पक्का आपसे लाइफ में कभी बात नहीं करूंगा। आरना ने नील के शक को दूर करने के लिए तुरंत अपने चेहरे पर एक झूठी और बनावटी मुस्कान लाई और अपनी घबराहट को छुपाते हुए बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मिस्टर नील। वो बस
मुझे उनसे ऑफिस के एक जरूरी काम के सिलसिले में कुछ बात करनी थी, बस इसीलिए पूछ रही थी। नील को आरना की उस अजीब सी बनावटी स्माइल पर थोड़ा डाउट तो हुआ, लेकिन वह कुछ और पूछ पाता। ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक जोरदार रिंग बजी। नील ने आरना से कहा, मिस आरना, मुझे बेहद जरूरी काम से जाना होगा। मुझे इस वक्त मीटिंग में एक फाइल का इंपॉर्टेंट डेटा भेजना है। इतना कहकर नील ने उसे बाय कहा और वहां से तेज कदमों से चला गया। नील के जाने के बाद आरना पूरी तरह से परेशान और बेबस सी होकर वापस अपने केबिन में आ गई। उसने आज का अपना काम खत्म तो कर लिया था और अब ऑफिस के ऑफ होने का टाइम भी लगभग हो ही चुका था। उसने केबिन की खिड़की से बाहर देखते हुए भारी मन से सोचा, मिस्टर सिंघानिया तो मीटिंग में बहुत बिजी है, तो अब क्या मुझे यहां से अकेले ही जाना होगा। वह डर के मारे अपने केबिन में लगातार चक्कर काटती रही। काफी देर तक कशमकश करने के बाद उसने आखिरकार फैसला किया कि वह ऑफिस के बाकी स्टाफ की भीड़ का फायदा उठाकर सबके बीच छुपते छुपाते हुए जैसे तैसे बिल्डिंग से बाहर निकल जाएगी। उसने अपना बैग संभाला और केबिन से बाहर आ गई। जब वह मेन लॉबी से गुजर रही थी तो ऑफिस के काफी सारे लोगों की नजरों का फोकस सीधे आरना पर टिक गया था। आरना यह बात बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि लोग उसे इस साड़ी में देखकर ही घूर रहे हैं, लेकिन आज वह उन लोगों की नजरों को देखकर रोज की तरह अपनी नॉर्मल नर्वसनेस की वजह से परेशान नहीं थी, बल्कि आज उसके भीतर किसी और ही खौफनाक मंजर का डर बैठा हुआ था, जिसके कारण उसका पूरा शरीर नर्वस होकर कांप रहा था। वह किसी भी तरह तेज कदमों से चलती हुई सिंघानिया एम्पायर की बिल्डिंग से बाहर आ गई। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही उसने राहत की सांस ली, तुरंत एक टैक्सी हायर की और उसमें बैठकर सीधे सिंघानिया मिशन के लिए रवाना हो गई। कुछ देर बाद आरना टैक्सी से उतरी और मिशन के भीतर दाखिल हुई। मिशन में कदम रखते ही उसने अपने सीने पर दोनों हाथ रखे, एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली। वह धीरे धीरे अपने कदम मिशन के भीतर डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ाने ही लगती है, लेकिन जैसे जैसे वह हॉल के करीब पहुंच रही थी, अंदर से उसे लोगों के आपस में बात करने की कुछ मध्यम आवाजें सुनाई देने लगीं। उन आवाजों के कानों में पड़ते ही उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। वह जैसे ही चलते हुए हॉल में पहुंची, सामने का नजारा देखते ही आरना को ऐसा महसूस होने लगा मानो उसकी जान सीधे हलक में आकर अटक गई हो। उसके पूरे बदन में डर की एक इतनी ठंडी और तीखी सिहरन दौड़ गई कि उसके हाथ पैर पूरी तरह से ठंडे पड़ गए। सामने का जो दृश्य था उसने आरना के होश पूरी तरह से उड़ा दिए थे। वहां डाइनिंग हॉल के आलीशान सोफे पर आरजू बुआजी बैठी हुई थीं और उनके साथ ही सोफे के दूसरे हिस्से पर अश्वथ जी और मीरा जी भी मौजूद थे। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उन सबके ठीक सामने एक लंबा शख्स खड़ा था, जो बेहद तमीजदार और लाडले बेटे की तरह बुआजी से बातें किए जा रहा था और हंस रहा था। आरना उस शख्स की पीठ और उसकी आवाज को पहचानकर दूर खड़ी ही खौफ से कांपने लगी थी, क्योंकि वह शख्स और कोई नहीं बल्कि वही दरिंदा आदर्श था। आदर्श को अपने ही घर के हॉल में इस तरह अपनों के बीच देखकर आरना जहां खड़ी थी वही फ्रीज हो गई। आरना अभी उस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक उसके कानों में मीरा जी की आवाज पड़ी, जिसने उसे होश में ला दिया। मीरा जी ने आरना को खड़ा देखकर बड़े प्यार से अपने पास बुलाते हुए कहा, अरे आरना बेटा, वहां क्यों खड़ी हो? यहां आओ हमारे पास। आरना इस वक्त बिल्कुल भी होश में नहीं थी, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। आरना को अपनी जगह पर स्थिर और सफेद पड़ चुकी सूरत में देखकर मीरा जी खुद सोफे से उठीं, उसके पास आई और बड़े लार से उसका हाथ पकड़कर बोली, बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? क्या ऑफिस में कुछ हुआ है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आरना ने मीरा जी के छूने पर किसी तरह अपने दिल की बढ़ती हुई धड़कनों को संभाला, अपनी थूक निगली और कांपती हुई आवाज में लड़खड़ाते शब्दों से कहा, ना, नहीं चाची जी, वो मैं बिल्कुल ठीक हूं। मीरा जी ने आरना की इस उखड़ी हुई सांस और उसके चेहरे के पसीने को देखकर तुरंत पास खड़े एक सर्वेंट को आवाज दी और उसके लिए ठंडा पानी लाने का कहा। इसके बाद मीरा जी आरना का हाथ थामकर उसे धीरे धीरे सोफे के पास लेकर आती है, जहां आदर्श खड़ा था। मीरा जी ने मुस्कुराते हुए आरना को उस शख्स से मिलाते हुए कहा, बेटा, मिलो, ये जीजी का बेटा है, आदर्श। जैसे ही आरना की नजरें सामने खड़े आदर्श की उन ब्राउन आंखों से सीधे टकराती है, उसका पूरा शरीर थरथर कांपने लगता है। वह एक सेकंड भी और वहां उस हैवान के सामने खड़ी नहीं रह सकती थी।
उसने तुरंत मीरा जी का हाथ छोड़ा और घबराते हुए लड़खड़ाती जुबान में बोली, वो चाची जी, मुझे मुझे ऊपर कमरे में कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं अभी आती हूं। इतना कहकर वह बिना किसी के अगले जवाब का इंतजार किए अपने बैग को कसकर भींचे हुए बेहद तेज और भागते हुए कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है और अपने रूम की तरफ भाग खड़ी होती है। आदर्श, जो आरजू बुआजी का इकलौता बेटा था, वह अपनी मां से मिलने के बहाने सिंघानिया मिशन आया था। लेकिन जैसे ही उसने हॉल में आरना को एंट्री करते देखा था, वह उसे इस आलीशान मिशन में देखकर अंदर से बेहद हैरान और स्तब्ध रह गया था। मगर अपनी उस हैरानी को छुपाकर इस वक्त आदर्श के चेहरे पर एक बेहद घिनौनी, वहशी और शैतानी मुस्कान तैर रही थी। वह ऊपर जाती हुई आरना की कांपती हुई पीठ को एकटक निहार रहा था, मानो वह अपने मन ही मन बेहद झरीले अंदाज में मुस्कुराते हुए बोल रहा हो, वाह, क्या किस्मत है! जो चिड़िया मुझसे बचने के लिए जाल बदल रही थी, वो आज खुद ब खुद उड़कर सीधे बहेलिये के पिंजरे में आकर गिर गई है। अब बचकर कहाँ जाओगी, आरना? यहाँ आरना तेज कदमों से अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजा बंद करके सीधे बेड पर पेट के बल लेटकर सुबक सुबक कर सिसकने लगती है। जैसे ही उसने आदर्श को वहां देखा और यह सुना था कि आदर्श आरजू बुआजी का बेटा है, तो आरना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। वह दरिंदा, जिससे पीछा छुड़ाने और बचने की कोशिश कर रही थी, आज उसी के घर में उसका रिश्तेदार बनकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। इसी गहरे सदमे और बेबसी के मारे वह बेड पर मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोए जा रही थी। कुछ देर बाद रोते रोते ही न जाने कब उसकी आंखें लग जाती है और वह गहरी, थकी हुई नींद में सो जाती है। आरना की आंखें करीब रात के 11 बजे खुलती है। वह जब अपनी आंखें हल्की हल्की खोलती है, तो उसे आसपास फैले सन्नाटे से एहसास होता है कि काफी रात हो चुकी है, लेकिन रेहान अभी तक रूम में नहीं आया था। वह बेड से हल्के से उठकर खड़ी होती है और खुद को तरोताजा करने के लिए वॉशरूम में जाकर शावर लेती है। शावर लेकर बाहर आने के बाद उसे थोड़ा अच्छा फील हुआ ही था कि अचानक उसे बहुत तेज भूख लगने लगती है। भूख के मारे उसके पेट में दर्द होने लगा था, जिसकी वजह से वह मन ही मन कुछ सोचती है। आधी रात का वक्त था, इसलिए उसके मन में एक अनजान सा डर था, लेकिन पेट की भूख के आगे लाचार होकर वह बेहद हल्के और दबे कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए किचन की तरफ बढ़ जाती है। उसे पूरे डाइनिंग हॉल में सिर्फ और सिर्फ गहरा अंधेरा ही दिखाई देता है। वह किचन में जाकर एक प्लेट में जैसे ही अपने लिए खाना निकालती है, तभी अचानक सन्नाटे के बीच उसे महसूस होता है कि कोई उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया है। इससे पहले कि वह पीछे मुड़कर उस साए को देख पाती, आरना का दिल खौफ से बैठ जाता है और वह मन ही मन भगवान से मिन्नतें करने लगती है, नहीं, नहीं, प्लीज भगवान जी, वो यहां नहीं होना चाहिए, प्लीज ऐसा मत होने देना। तभी पीछे खड़े उस शख्स ने बिना कोई मौका दिए झटके से बेहद बेरहमी के साथ आरना की नाजुक कलाई को पकड़ा, उसे पीछे की तरफ मरोड़ा और सीधे दीवार से लगा दिया। अपनी पकड़ में उसकी कलाई को जकड़ते हुए वह उसके कान के पास आकर बेहद घिनौने लहजे में कहता है, मुझसे भाग रही हो, बेबी? आरना जैसे ही उसके ये जाने पहचाने शब्द सुनती है, खौफ के मारे उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकलती। उसे जिस बात का सबसे बड़ा डर था, वही खौफनाक मंजर आज आधी रात को उसके सामने खड़ा था। तभी आदर्श अपनी ब्राउन आंखों से आरना के कांपते हुए जिस्म को ऊपर से नीचे तक निहारने लगता है। वह उसके चेहरे के करीब आकर फुसफुसाने लगता है, वैसे मानना पड़ेगा, साड़ी में तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। तुमने रेहान भाई से शादी कर ली, अपनी इस कातिल खूबसूरती के जाल में फंसाया है ना तुमने उसे। नॉट बैड, मुझे रेहान भाई से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात बिताना चाहता हूं। उस दिन अगर तुम मेरी बात आसानी से मान जाती, तो तुम्हें थोड़ा कम दर्द मिलता, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूंगा जो मैंने आज तक किसी और लड़की के साथ नहीं किया। और अब तो तुम भी इसी घर में हो, मेरा जब मन चाहेगा, जहां चाहेगा, तुम्हारे साथ। ला 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 ला, तुम समझ रही हो ना बेबी? आदर्श की ये बातें सुनकर आरना का पूरा वजूद पूरी तरह सुन पड़ चुका था। उसके गंदे शब्दों ने उसके भीतर के डर को 100 गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। वह अपनी जान बचाने के लिए जोर से चीखने ही वाली थी कि इससे पहले उसकी आवाज बाहर निकल पाती, आदर्श ने झटके से अपनी दूसरी हथेली उसके मुंह पर रख दी। आरना की चीख उसके हलक में ही घुटकर रह गई।
तभी जैसे ही आदर्श की गंदी निगाहें साड़ी के पल्लू से सरकी आरना की खुली कमर पर पड़ती है, उसके मन में आरना के लिए बेहद गंदे गंदे ख्यालात आने लगते हैं। वह हवस के मारे अपनी उंगलियों को आरना की खुली त्वचा और उसके हाथों पर फेरते हुए ऊपर ले जाने लगता है। जैसे ही आदर्श का वो गंदा स्पर्श आरना को महसूस होता है, अचानक उसके झन में सुबह रेहान की बालकनी में कहीं वो बातें गूंज उठती है। उसने बिना वक्त गवाए अपनी बंद आंखों को खोला, पूरी ताकत बटोरी और उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे आदर्श लड़खड़ाकर गिर गया। आरना बिना एक सेकंड गवाए खौफ से रोती और हाफती हुई अपनी जान बचाकर वहां से तेज कदमों से भागने लगती है। इस वक्त आधी रात के सन्नाटे में मेशन के सभी लोग अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सो चुके थे। आरना बदहवास हालत में रोते हुए पैर पटककर सीढ़ियों की तरफ भागी। वह जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने वाली होती है, तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। उसे साफ एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। इस भयानक डर से आरना पूरी तरह पैनिक कर जाती है और बदहवास सी सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। हड़बड़ाहट और पसीने से भीगे पैरों के कारण अचानक सीढ़ी के एक कोने पर उसका पैर बुरी तरह फिसल जाता है। अपनी जान को खतरे में देख आरना के मुंह से डर और दर्द की एक हल्की सी चीख निकलती है और वह सीधे पीछे की तरफ नीचे गिरने लगती है। आरना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसने यही सोच लिया था कि आज वह इस ऊंचाई से गिरकर नहीं बच पाएगी, लेकिन इससे पहले कि उसका नाजुक बदन नीचे संगमरमर के फर्श से टकराता, अचानक किसी के दो बेहद मजबूत और फौलादी हाथों ने हवा में ही उसे नीचे गिरने से बचा लिया। आरना का पूरा बदन कांप रहा था। तभी उसकी बंद आंखों के घेरे में किसी की बेहद जानी पहचानी, भारी और गहरी आवाज गूंजी। इतनी रात गए यहां क्या कर रही हो तुम? जैसे ही आरना के कानों में वह कड़क और भारी आवाज पड़ी, उसने तुरंत अपनी बंद आंखें खोल दीं, क्योंकि उसे पूरा विश्वास हो गया था कि यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रेहान सिंघानिया की ही है। रेहान ने बिना कोई सवाल किए आरना को उसी हालत में अपनी मजबूत बाहों में उठाया और सीधे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ अपने बेडरूम में ले आया। उसने आरना को बहुत ही आराम से बेड पर बैठा दिया और उसकी आंखों में छाई उस दहशत को एक नजर देखने के बाद वह बिना कुछ बोले सीधे वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद जब रेहान वॉशरूम से बाहर आया तो बेड पर बैठी आरना को देखकर वह हैरान रह गया। सुबह ही उसने अपनी बाहों में लेकर उसे पूरी तरह नॉर्मल कर दिया था, लेकिन इस वक्त आरना एक बार फिर बेड पर बैठी घबराहट से कांप रही थी। रेहान ने अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर की तरफ फोल्ड किया और धीरे धीरे बेड के पास आने लगा। जैसे ही रेहान ने आरना के नाजुक कंधे पर अपना हाथ रखा, आरना अचानक गहरे डर के मारे झटके से पीछे की तरफ हो गई, मानो कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा हो। रेहान आरना का यह अजीब बर्ताव देखकर एक पल के लिए गहरे शौक में आ गया। उसे समझ नहीं आया कि आरना उसके छूने से इस तरह क्यों डर रही है। तभी अचानक आरना ने दर्द के मारे कराहते हुए अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए। आरना के पेट पर हाथ रखते ही रेहान ने कुछ सोचा और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर गया और कुछ ही मिनटों के भीतर वह खाने की प्लेट लेकर वापस कमरे में आया। आरना ने जैसे ही अपने सामने वो खाने की प्लेट देखी, उसकी आंखों में नमी छा गई। उसने बिना कोई नखरा किए रेहान के हाथ से वो प्लेट ली और अपनी नमी भरी आंखों के साथ जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। खाना खाने के कुछ देर बाद आरना ने पानी पीकर जैसे ही अपनी नजरें उठाईं, उसने देखा कि रेहान ब्रीफकेस में अपनी पैकिंग कर रहा है। रेहान को इस तरह आधी रात को पैकिंग करते देख आरना के पैरों की उंगलियों में एक अजीब सी नर्वस हलचल होने लगी। उसका दिल फिर से घबराने लगा। उसने अपनी कांपती आवाज में हड़बड़ाते हुए सीधे रेहान से पूछा, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं, मिस्टर सिंघानिया? लेकिन रेहान ने हमेशा की तरह उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी जब आरना को रेहान की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, तो वह उदास हो गई। उसने निराश होकर बेड के एक कोने में करवट ले ली और बिना कोई आवाज किए तकिए में अपना मुंह छुपाकर चुपचाप रोने लगी। रेहान को आरना की शांत सांसें सुनकर लगा कि वह शायद अब सो चुकी है। दरअसल रेहान सिंघानिया की यह पुरानी आदत थी। वह जब भी अपनी किसी अचानक तय हुई फॉरेन बिजनेस मीटिंग को अटेंड करने जाता था, तो वह मिशन में किसी को भी बिना बताए ही निकल जाता था। इस बार भी उसे लंदन की एक बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग में शामिल होना था और वह मिशन सिर्फ अपना जरूरी लगेज लेने के लिए आया था। रेहान ने बेड के साइड टेबल पर आरना के लिए एक छोटा सा सीक्रेट नोट लिखकर रखा, अपना ब्रीफकेस उठाया और बिना कोई शोर किए कमरे से बाहर निकल गया। जैसे ही रेहान के कमरे का भारी दरवाजा बाहर से बंद हुआ,
आरना ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और बिस्तर पर उठ बैठी। वह अब तक सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह उठकर बैठती है, पूरे कमरे में पसरे उस खौफनाक और गहरे सन्नाटे को देखकर वह अंदर तक डर जाती है। रेहान के कमरे में होने पर जो सन्नाटा होता था, उससे भले ही आरना को डर लगता हो, लेकिन इस वक्त रेहान की गैर मौजूदगी में फैले इस अकेले सन्नाटे में उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसका दम घुट जाएगा और वह घुट-घुट कर यही मर जाएगी। घबराहट और प्यास के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने कांपते हाथों से साइड टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया, लेकिन जैसे ही वह उसे अपने होठों से लगाने वाली थी, अचानक उसके दिमाग में किचन में कही आदर्श की वो घिनौनी और हवस भरी बातें लाउड स्पीकर की तरह गूंज उठीं। मेरा जब मन चाहेगा, जहां चाहेगा, तुम्हारे साथ। उन घिनौने शब्दों के दिमाग में आते ही आरना के हाथ बुरी तरह थरथराए और उसके हाथ से पानी का वो ग्लास छूटकर सीधे नीचे फर्श पर गिर गया। छन की तेज आवाज के साथ वो कांच का ग्लास फर्श पर टूटकर चकनाचूर हो गया। उसके नुकीले टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। आरना इस अचानक हुई आवाज से और ज्यादा बदहवास हो गई। उसने डर के मारे अपने ही दोनों हाथों से अपने शरीर को कसकर जकड़ लिया, अपने सिर पर हाथ रखा और पागलों की तरह रोते हुए खुद से कहने लगी, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अपने साथ उस दरिंदे को ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। हाँ, मैं उस घिनौने इंसान की शिकायत पुलिस के पास। नहीं, नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कर सकती। वह बेबस होकर सुबकते हुए गिड़गिड़ाने लगी। भगवान जी, मेरी ही जिंदगी हमेशा इतनी मुश्किलों से क्यों भरी रहती है? मैं जिस काले अतीत से भागती हूं, जिससे मैं हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहती हूं, आप बार बार उसी खौफ को मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। मैंने आखिर किसी का क्या बिगाड़ा है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? वह फर्श की तरफ देखकर बुरी तरह रोए जा रही थी। तभी अचानक उसे कमरे से लगी खुली बालकनी की तरफ से कुछ अजीब सी सरसराहट और शोर सुनाई देने लगा। आरना ने डर के मारे सहमकर जैसे ही मध्यम रोशनी में बाहर की तरफ देखा, उसे बालकनी के पर्दे के पीछे किसी अजनबी की काली परछाई हिलती हुई नजर आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाहर खड़ा है और अंदर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। इस नए खतरे को देखकर आरना खौफ से कांप उठी और बेड से झटके से उठकर खड़ी हो गई। उसने डर के मारे जैसे ही नीचे फर्श पर अपना पहला कदम रखा, उसे होश ही नहीं था कि नीचे कांच बिखरा पड़ा है। फर्श पर बिखरे उस टूटे हुए ग्लास के नुकीले और तीखे टुकड़े आरना के नाजुक पैर के तलवे में सीधे अंदर तक धंस गए। आह! कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई आरना की एक बेहद दर्दनाक चीख निकली और वह दर्द के मारे सीधे वही फर्श पर बैठ गई। उसके पैर से खून की धार बहने लगी थी। लेकिन तभी बाहर बालकनी की वो रहस्यमय काली परछाई धीरे धीरे कमरे के अंदर आने लगी। आरना खौफ के मारे फर्श पर अपने हाथों के सहारे पीछे की तरफ घिसटते हुए सरकने लगी। अचानक वह काली परछाई रेंगती हुई आरना के बिल्कुल करीब आ गई और उसने आगे बढ़कर आरना की साड़ी के पल्लू को उसके बदन से अलग करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। आरना ने गहरे सदमे में अपनी आंखें बंद की और सिसकते हुए चिल्लाई, प्लीज नहीं, मेरे पास मत आना, दूर हटो मुझसे। लेकिन उस परछाई की एक डरावनी और शैतानी हंसी आरना के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंजने लगी। डर और उस जानलेवा दर्द के मिले जुले बवंदर में आरना जैसे तैसे दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई। खड़े होते ही उसके पैर में चुभा हुआ वो कांच का टुकड़ा और ज्यादा अंदर तक धंस गया। लेकिन आरना इस वक्त उस शारीरिक दर्द के बजाय अपने भीतर फैले मानसिक डर की वजह से पूरी तरह अपने होश खो चुकी थी। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ अपनी जान और अपनी आबरू बचाने का जुनून सवार था। वह लड़खड़ाते और खून के निशान छोड़ते कदमों से रूम के दरवाजे के पास पहुंची। उसने पागलों की तरह हैंडल को घुमाया, दरवाजे को पीटा, लेकिन वह दरवाजा उससे नहीं खुल रहा था। उधर वह काली परछाई धीरे धीरे उसके और करीब आने लगी थी। आरना रोते हुए दरवाजे से सटकर बाहर जाने की काफी कोशिशें करती है, लेकिन वह दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। आरना अपनी मौत को अपने सामने देख रही थी कि तभी अचानक दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक पैनल पर एक तेज बीप की आवाज हुई। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।